ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आरएल सर्किट। आरएल सर्किट के बारे में हम बात करेंगे। आरएल सर्किट का मतलब है कि अब हम रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस इन दोनों को एक साथ कनेक्ट करके जो सर्किट बनेगा उसकी बात करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ इंडक्टिव सर्किट की बात की थी, जिसमें हमने कहा था सिर्फ हमारा एल है जो कि जुड़ा हुआ है, बट अब हम एल के साथ आर को भी जोड़ के मानेंगे। तो हम यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि कंसीडर एन एसी सर्किट वेयर एसी सोर्स इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर आर एंड इंडक्टर एल एंड लेट द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द करंट इज आई एंड इट्स फ्रिक्वेंसी इज एफ। तो यहाँ पर आपके पास एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वजह से करंट आई फ्लो कर रही है, जहाँ रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में जुड़े हुए हैं और ये सब कुछ सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो जो आपका टोटल वोल्टेज है वो ऑसिलेटिंग नेचर का है, इसीलिए वी एम साइन थीटा है। एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, साइन ओमेगा टी उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा रजिस्टर के क्रॉस, कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसको वी आर कहते हैं, जो कि करंट इंटू रजिस्टेंस के बराबर होगा। और जो इंडक्टेंस होगा, हमें मालूम है इंडक्टेंस का जो रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस का जो अपोजिशन होता है उसको हम एक्सेल कहते हैं। रिएक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसका नाम होता है रिएक्टेंस। क्यों रिएक्टेंस नाम देते हैं? क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज और करंट 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, इसीलिए उसके अपोजिशन को हम रेजिस्टेंस नहीं कहते, रिएक्टेंस कहते हैं। तो करंट टाइम एक्सेल हो गया, और एक्सेल की वैल्यू हम लोगों ने देखी थी ओमेगा एल होती है। और यहाँ एक चीज़ और देखा था कि वी एल जो वोल्टेज होगा इंडक्टर में, लोड करंट वोल्टेज जो होगा, द वोल्टेज इन इंडक्टर लीड द करंट बाई पाई बाई टू। तो एक प्रॉपर्टी जो हमने देखी है इंडक्टर में कि अगर हमारी करंट है इस तरह से, आई एक्स एक्सिस पर करंट है, तो जो वोल्टेज होगा वो हमेशा उससे 90 डिग्री पॉजिटिव होगा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम एंगल को नापते हैं पॉजिटिव, तो ये वोल्टेज होगा, रेजिस्टेंस इंडक्टेंस का वोल्टेज वी एल होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से आपके पास क्या हुआ, द अप्लाइड वोल्टेज मस्ट बी इक्वल टू द वी टू एंड वी एल। वी 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 मतलब जो हमारा वोल्टेज है वी आर होगा इक्वल टू द वी आर एंड वी एल। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि दिस इज द वी आर एंड वी एल। तो आपने जो वोल्टेज लगाया वी, वो कहाँ कहाँ हिस्से में बट रहा है, एक तो वी आर में कन्वर्ट हो रहा है, एक वी एल में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपका मतलब है वी जो होगा वो सीधे तौर पर वी आर और वी एल पर डिपेंड करेगा। फॉर्मूला क्या होगा इनका? अब चूंकि फेजर डायग्राम के हिसाब से अगर जुड़ रहा है तो जरा देखिए फेजर डायग्राम का यहाँ पर क्या रोल है। आपने एक्स एक्सिस पर करंट को माना है, तो जो रजिस्टर होगा उसका वोल्टेज तो करंट के साथ सेम फेज में होता है, तो इसीलिए उसकी लाइन तो इस तरह से बनेगी। ये वी आर जो होगा वोल्टेज रजिस्टर का, वो तो वैसा ही होगा। लेकिन जो इंडक्टर है उसका वोल्टेज जो होगा वी एल, वो उसके साथ 90 डिग्री पर 90 डिग्री लीड करेगा। अब यहाँ दो वोल्टेज है, एक वी आर वोल्टेज है, एक वी एल वोल्टेज है। बिल्कुल वैसा ऐसे वेक्टर डायग्राम में होता है। अगर वेक्टर ए है आपके पास और इधर वेक्टर बी है, तो इन दोनों का जो प्रभावी वेक्टर होगा वो ऐसे होगा, इनका वेक्टर आर होगा। और आर स्क्वायर कैसे होता है? आर स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है, इस तरह का फॉर्मूला होता है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। तो जो प्रभावी वोल्टेज है वी स्क्वायर, वो वी एल स्क्वायर वी आर स्क्वायर के सम के बराबर होगा। वी एल की वैल्यू हमने यहाँ पे देख रखी है, आई एक्सएल है, तो आई स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर, यहाँ आई स्क्वायर आर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ पे आई जो है हमने करंट को लिया है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, करंट है हमारे पास। तो यहाँ से v की वैल्यू अगर हम आई स्क्वायर को बाहर निकालें सिंपली से, तो v बराबर हो जाएगा आई टाइम अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यानी कि अब हम क्या करें, देखो हमें मालूम है वोल्टेज बराबर क्या होता है, ओम लॉ है, वोल्टेज इंटू रेजिस्टेंस। मतलब वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू अपोजिशन। तो यहाँ पर अपोजिशन की जगह पे क्या दिख रहा है, एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। तो यानी कि ये जो एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, इसका रोल क्लॉक क्या होगा, जो हमारा सर्किट है आर और एल का, इस सर्किट के द्वारा जो अपोजिशन ऑफर हो रहा है, करंट के फ्लो में जो बाधा उत्पन्न की जा रही है, ये वो दिखा रहा है। तो इसको हम कहते हैं जेड, इम्पिडेंस कहते हैं। इम्पिडेंस मतलब हिंदी में कहते हैं प्रतिबाधा। इसका मतलब है ये वो रुकावट है जो कि एल और आर दोनों मिलके लगा रहे हैं। देखो आर के द्वारा जो अपोजिशन होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, आर के द्वारा जो अपोजिशन होता है दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, और एल के द्वारा जो होता है उसे कहते हैं रिएक्टेंस। लेकिन जब एल और आर दोनों मिलके अपोज करते हैं तो उसे कहते हैं इम्पिडेंस।
तो अब हम अगर अगर हम यहाँ पर इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ। अगर हम इस डायग्राम को देखें अब एक बार फिर से, तो आप देखते हो अगर प्योर रजिस्टर होता तो करंट जो होती वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती। प्योर रजिस्टर होता तो करंट वोल्टेज सेम फेज में होते, लेकिन यहाँ दोनों कॉम्बिनेशन है, इसलिए जो प्रभावी वोल्टेज है वो हमारे करंट से 90 डिग्री नहीं बल्कि सिर्फ 5 डिग्री का फेज डिफरेंस लीड कर रहा है। तो यहाँ पे लिखा है कि करंट लैग बिहाइंड द अप्लाइड वोल्टेज बाई एंगल फाई एंगल से करंट जो 90 डिग्री तो प्योर इंडक्टर में होता है ना, लेकिन यहाँ रजिस्टर है तो 5 डिग्री का है। अब इस tan फाइव कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको इसी ट्रायंगल का यूज करना पड़ेगा। देखो आप यहाँ पर इस ट्रायंगल का यूज करके देखो, ये हमारा ट्रायंगल है। तो अगर इस ट्रायंगल के अंदर हमारा एंगल है ये, तो ये वैल्यू सीधे नॉर्मल हो गया, तो tan थीटा, तो ये होता है लंब बटे आधार लेंथ अपॉन बेस। तो ये क्या वैल्यू है, ये तो VL ही है, तो ये आ गया VL, और बेस क्या है, रजिस्टर वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, तो VR। तो आपका जो tan फाई है वो VL बाई VR है, यानी I टाइम एक्सएल I टाइम R, I कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास tan फाई की वैल्यू आ गई एक्सएल बाई R। यहाँ से फाई जो हो गया वैल्यू निकला, यानी कि वोल्टेज और करंट आपस में इफेक्टिवली वो हमारा जो वोल्टेज है करंट से कितना लीड कर रहा है, 5 डिग्री। तो अब हम यहाँ पर इस चीज़ को मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि करंट जो है वो लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाय 5 डिग्री। और मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली हमने देखा है अगर लीड करना होता तो प्लस साइन होता, प्लस फाई होता, और लैग कर रहा है तो माइनस फाई है। तो करंट जो है वो वोल्टेज से 5 डिग्री लैग कर रही है, पीछे है। यहाँ पर वी मैक्स और आई मैक्स है, और आई मैक्स और वी मैक्स के अंदर ये रिलेशन होता है, आई मैक्स बराबर होता है वी मैक्स बाई जेड, इम्पिडेंस। अब हम यहाँ पर इम्पिडेंस हमेशा यूज करेंगे, ना कि रेजिस्टेंस। इन रिलेशंस को समझने के लिए हम याद रखने के लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, इसे कहते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल, वोल्टेज ट्रायंगल, इम्पिडेंस ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखो हमारे पास रेजिस्टेंस है, प्योर रजिस्टर का रुकावट, जेड है रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों को रुकावट, एक्सएल है केवल इंडक्टर की रुकावट। तो अगर हम टोटल वोल्टेज V, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज VL, रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज VR, इन सबको एक ट्रायंगल के फॉर्म बनाए तो ऐसा बनेगा। अब अगर हम इसे V की जगह पर आई टाइम जेड लिखें, VL की जगह पे आई टाइम एक्सएल लिखें, VR की जगह पे आई टाइम R लिखें, तो आई सब में कॉमन है, तो ये आपके पास ट्रायंगल हो गया। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पर जो फाई वैल्यू है उसको हम एक्सएल R और जेड के टर्म में लिख सकते हैं। हम यहाँ tan भी लिख सकते हैं, हम यहाँ कॉस भी लिख सकते हैं, हम यहाँ साइन भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम फेज एंगल जो है सर्किट का, उसको अगर कॉस के टर्म में लिखे तो कॉस को हम पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट कहेंगे। अब यहाँ पे सवाल आता है कि अचानक से हमने ये नाम कैसे दे दिया कि पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर जो होगा, जो कॉस वैल्यू होगी, जो कॉस की वैल्यू होगी, दैट इज द पावर फैक्टर R बाई जेड होता है। पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पावर के फॉर्मूले में आता है, अभी देखें कैसे आता है। तो अब हमें अगर सिग्निफिकेंस ऑफ द पावर फैक्टर समझना है, अगर हमें सिग्निफिकेंस ऑफ द पावर फैक्टर समझना है, सबसे पहले हमें RL सर्किट का पावर निकालना पड़ेगा। तो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो पावर होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू आई। तो V की वैल्यू तो आपने लिखा V मैक्स साइन ओमेगा टी, V मैक्स साइन ओमेगा टी। करंट की वैल्यू लिखी I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि 5 का लैग होता है। अब आप क्या करोगे, V मैक्स I मैक्स को बाहर निकाल लो और उसके बाद उसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा करने से हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा, हमारे पास 2 साइन ओमेगा टी माइनस 5 का फार्मूला बन जाएगा। एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला आपने पढ़ा है, अगर 2 साइन ए साइन बी कहीं है तो आप उसे कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो अगर वी मैक्स आई मैक्स बाई 2 है हमारे पास, तो हम लिखना चाहेंगे कॉस ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर ए है, माइनस बी हो गया है, वैसे ही कॉस है, ए प्लस बी हो गया है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर कॉस करें तो कॉस फाई एक वैल्यू आ गई, कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई दूसरी वैल्यू आ गई। इस तरह से अब हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस पावर है, वो पावर की फार्मूला क्या हो जाएगा, हाफ वी मैक्स कॉस फाई, हाफ वी मैक्स आई मैक्स कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाई। इस तरह के कैलकुलेशन हमने पहले भी देखे हैं, जहाँ पर जो दूसरा टर्म है, दिस इज ऑफ मतलब इसको हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे टर्म के अंदर हमारे पास जो फैक्टर है वो ये है कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब 2 टाइम ऑफ द फ्रिक्वेंसी। तो जब हम एवरेज वैल्यू लेंगे तो ये मैंने पहले ही बताया है कि ये जो दूसरा टर्म होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट साइकिल पर अगर
टू टाइम फ्रिक्वेंसी का टर्म जब हम एवरेज करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो यानी कि हमारे पास कुल मिला के इंस्टेंटेनियस पावर के रूप में सिर्फ और सिर्फ पहला टर्म ही बचेगा और कुछ नहीं यहाँ पे बचेगा। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन द एवरेज पावर इज कैलकुलेटेड वी ऑब्जर्व दैट द सेकेंड टर्म ऑन द RHS, यहाँ इसकी बात हो रही, सेकेंड टर्म ऑफ द RHS ऑफ द अबव इक्वेशन रिड्यूस टू 0। सो द फॉर द कंप्लीट साइकिल जो एवरेज पावर की बात आएगी, एवरेज पावर कितना आएगा, एवरेज पावर जो होगा, ओहो क्या हो गया, गड़बड़ होगी। तो एवरेज पावर आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज पावर इज द हाफ वी मैक्स कॉस फाई। अब आप देखो यहाँ पे कॉस फाई आ रहा है और ये पावर के फॉर्मूले में आ रहा है, इसीलिए इसको पावर फैक्टर कहते हैं। तो जिससे पहले हमने जो इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास जो कॉस है उसको पावर फैक्टर नाम दिया जा रहा था। तो इसको पावर फैक्टर क्यों कहते हैं, इसको पावर फैक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉस का जो टर्म होता है वो पावर के फॉर्मूले में आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, तो पावर का फॉर्मूला हो गया। अच्छा, यहाँ अगर 2 को हम इस तरह से करें, वी मैक्स बाई रूट टू आई मैक्स बाई रूट टू कॉस फाइव, तो वी मैक्स बाई रूट टू को वी आर एम एस कहते हैं, आई मैक्स बाई आई रूट टू आई आर एम एस कहते हैं, और ये हो गया कॉस फाइव। तो ये हमारे पास पी एवरेज का पूरा फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द प्रोडक्ट ऑफ द आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज करेंट एंड द कोसाइन ऑफ द फाई गिव्स द पावर। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है, वी आर एम एस, आई आर एम एस और कॉस फाई। अच्छा, यहाँ पर हमें चीज़ समझनी पड़ेगी कि वैसे तो डायमेंशनली वी और आई का प्रोडक्ट पावर होता है, ठीक है, एक तो ये होता है। फिर हमने कहा कि भाई चलो आर एम एस वैल्यू इज मोर सिग्निफिकेंट, तो हमने वी आर एम एस, आई आर एम एस, अब इसमें कॉस भी आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और टर्म आते हैं, अपेरेंट पावर का टर्म आता है, ट्रू पावर का टर्म आता है, रिएक्टिव पावर के टर्म आते हैं। जरा इनको देख लें, छोटी छोटी परिभाषाओं के रूप में आपसे पूछा जाता है। तो अगर हम देखें ये जो एक्सप्रेशन है हमारा पहला वाला जो पी एवरेज और ये वी आर एम एस कॉस फाइव वाला जो एक्सप्रेशन है जिसको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं, सो इन द एक्सप्रेशन 1 द प्रोडक्ट वी आर एम एस आई आर एम एस इज कॉल्ड द अपेरेंट पावर, इसको हम अपेरेंट पावर कहते हैं। अपेरेंट पावर मतलब सिर्फ वी और आई का प्रोडक्ट, वी आर एम एस आई आर एम एस का प्रोडक्ट, इसकी यूनिट जो होती है वो होती है किलो वोल्ट एम्पियर, मतलब वोल्टेज नापा है किलो वोल्ट में, आई नापा है एम्पियर में, एस। तो एस इसका एक सिंबल होता है, तो एस इज द अपेरेंट पावर। लेकिन अगर आप अपेरेंट पावर में मतलब वी आर एम एस आई आर एम एस के प्रोडक्ट में पावर फैक्टर कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ट्रू पावर। और ट्रू पावर को हम नापते हैं किलो वॉट में और इसका सिंबल होता है P। तो P इज द प्रोडक्ट ऑफ द अपेरेंट पावर एंड द पावर फैक्टर। तो ये हो गया हमारे पास। लेकिन अगर एक चीज आगे हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि अगर हम जैसे हमारे पास वी आर एम एस आई आर एम एस है, दिस इज द अपेरेंट पावर, उसको अगर हम साइन फाइव से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन फाइव से मल्टीप्लाई करने का मतलब है फिर वो क्या कहलाएगा, रिएक्टिव पावर, उसको हम रिएक्टिव पावर क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमने कॉस से मल्टीप्लाई किया कॉस फाइव से तो उसे हम कहेंगे ट्रू पावर, और अगर हमने उसको साइन से मल्टीप्लाई किया तो उसे हम रिएक्टिव पावर या वॉटलेस पावर कहेंगे। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है किलो वॉट एम्पियर रिएक्टिव, KVAR इसको कहते हैं। ये अब थोड़ा सा हम पहले इस रिएक्टिव और ये वॉटलेस, इसको वॉटलेस पावर भी कहते हैं। अभी यहाँ पे चूंकि सारी तरह के पावर की बात हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे कह दिया। आगे आप थोड़ा सा समझोगे व्हाट डू यू मीन बाय वॉटलेस एंड व्हाई द साइन और कॉस में क्या एक बड़ा अंतर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि द कैपेसिटर एंड इंडक्टर, अब यहाँ पर एक बार फिर से हम ये बात बता दे रहे हैं कि जो कैपेसिटर होते हैं, द कैपेसिटर एंड इंडक्टर आर कॉल्ड द रिएक्टिव कंपोनेंट। क्यों? क्योंकि इन इट द वोल्टेज एंड करंट ऑब्जर्व फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो इसलिए यहाँ पर रिएक्टिव का मतलब होता है वॉटलेस। वॉटलेस का मतलब ये होता है जो पावर जीरो हो जाती है, वो पावर जीरो जो कि साइन की मिनिमम वैल्यू जीरो होती है जबकि कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ पर एक हम कंडीशन पाते हैं वॉटलेस। तो रिएक्टिव का मतलब यहाँ पे वॉटलेस है और आपके पास जो कैपेसिटर और इंडक्टर होते हैं इनमें आपको वॉटलेस वाली कंडीशन दिखाई पड़ती है। वो मैंने देखा भी था इंडक्टर में, जो आपको बताया था कि वहाँ पर जितनी पावर ली जाती है एक साइकिल में फिर एक चरण में दी जाती है, तो लेन देन चलता रहता है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखा है द रजिस्टर ऑन द अदर हैंड इज कॉल्ड द एक्टिव। रजिस्टर जो होता है
क्योंकि वो एक वॉटफुल कंपोनेंट कहलाता है, यानी वहाँ कुछ पावर का कंजम्पशन होता है, बिकॉज इन इट द वोल्टेज एंड करंट आर इन द सेम फेज। अब एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर या फिगर ऑफ मेरिट। तो रेसिप्रोकल ऑफ द पावर फैक्टर इज कॉल्ड द क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर रेजोनेंट सर्किट में और भी ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे सामने आते हैं, फिर वहाँ हमें इसके बारे में थोड़ा और समझना पड़ेगा। तो हाल फिलहाल आप अगर पावर फैक्टर के टर्म में क्यू फैक्टर निकालना चाहें तो यहाँ पर क्यू फैक्टर क्या हुआ, क्यू फैक्टर इज द 1/cos यानी रेसिप्रोकल ऑफ द पावर फैक्टर विच इज द 1/1/r/z यानी z/r। तो आपके पास किस जैसे ये सर्किट है उसमें आपका जो जेड है इम्पिडेंस है और जो रेजिस्टेंस है उसका रेशियो ले लोगे तो क्यू फैक्टर निकल आएगा। एक और बेहतर एग्जांपल जो कि ऑसिलेटर्स रेजोनेंस केस में ज़्यादा स्ट्रांगली हमारे लिए सामने महत्वपूर्ण हो जाता है, और वो है कि क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का तरीका होता है मैक्सिमम एनर्जी स्टोर डिवाइड बाय एनर्जी डिसिपेट पर साइकिल। तो ये क्वालिटी फैक्टर के एक और डेफिनेशन है जो हम और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हम ये कर रहे होंगे कि रेजोनेंस सर्किट और वो सब कंडीशन को समझ रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है आरएल के लिए। अब आते हैं हम अपने आरएलसी सर्किट के बारे में। आरएलसी सर्किट यानी कि हम ये कहने वाले हैं कि चलो हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी है, एक इंडक्टर भी है, एक कैपेसिटर भी है, और उसके साथ साथ में एक वोल्टेज सोर्स लगा है वी एम साइन ओमेगा टी, ये सोर्स लगा है और इसकी वजह से वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी आर है, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी एल है, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी है। तो यहाँ पे लिखोगे कंसीडर अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सीरीज एल सी आर सर्किट कनेक्टेड विथ ए सी सोर्स, हेयर द रेजिस्टेंस इज एक्टिव कंपोनेंट। हाँ ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट क्योंकि उसमें वोल्टेज और करंट सेम फेज में है। एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इट इज वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर वी इज इक्वल टू आई आर है। इंडक्टर इज रिएक्टिव कंपोनेंट, यानी कि क्योंकि आई जो होता है वो वोल्टेज के साथ पीछे रहता है, तो वो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया आई टाइम एक्सएल। कैपेसिटर इज आल्सो रिएक्टिव कंपोनेंट क्योंकि वहाँ करंट लीड करता है वोल्टेज से, तो वी सी यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इज आई टाइम एक्स सी। यहाँ एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल है, एक्स सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी है। अब रिएक्टिव नेचर जो होता है जो हमारे सर्किट के अंदर उसमें ऐसा हो सकता है क्योंकि दोनों फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। देखो एक्सएल भी ओमेगा एल है, एक्सी भी ओमेगा 1/ओमेगा सी, मतलब ओमेगा का रोल दोनों तरफ है। तो ऐसा भी हो सकता है, और एक में करंट लीड कर रही है, एक में करंट लैग कर रही है। तो टेक्निकली क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं। मतलब देखो एल में क्या होता है, एल में करंट लीड कर रही है, सॉरी वोल्टेज लीड कर रहा है, कैपेसिटर में करंट लीड कर रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब दोनों को जोड़ दोगे तो एक संभावना ये है कि एक में करंट लीड कर रही है, एक में करंट लैग कर रही है, दोनों एक दूसरे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखा है कि द रिएक्टिव नेचर ऑफ वी एल एंड वी सी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज वी एल एंड वी सी आर आउट ऑफ फेज विथ ईच अदर। भाई आउट ऑफ फेज इसलिए क्योंकि एक में करंट के रिस्पेक्ट में एक वोल्टेज आगे, एक में करंट के रिस्पेक्ट वोल्टेज पीछे है, तो एक दूसरे की तरह अपोजिट होते हैं। सो अगर वी एल वी सी अपोज कर देंगे तो सर्किट के अंदर वी एल और वी सी का रोल खत्म हो जाएगा, यानी इंडक्टर कैपेसिटर एक दूसरे का रोल कैंसिल कर देंगे और फिर पूरे सर्किट के अंदर सिर्फ रजिस्टर ही अपना रोल प्ले करेगा। ये तो एक स्पेशल केस हो गया। इसीलिए हम ये मान के चलते हैं कि चलो शुरू मान लें वी एल और वी सी एग्जैक्टली बराबर नहीं है, और थोड़ी देर के लिए हम माने कि वी एल जो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर इज मोर देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। तो इसका फेज डायग्राम कैसे बनेगा, इसका फेज डायग्राम देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज डायग्राम बनेगा। यहाँ पर आप ये डायग्राम में देख रहे हो कि ये है हमारे पास करंट, तो हमने करंट ले लिया। वी आर जो है वो तो इसी के ऊपर होगा, भाई वी आर जो है वो इसी के ऊपर होगा। अच्छा एल जो है वो करंट से 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो ये 90 डिग्री लीड कर रहा है, और जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है। तो इस तरह से देखने पर वीएल और वीसी एक दूसरे को अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन हमने चूंकि ये देख लें कि दोनों कैंसिल कर देंगे तब तो खाली रोल रजिस्टर का बचेगा, हमने मान लिया कि वीएल बड़ा है वीसी छोटा है, तो इसका मतलब वीएल माइनस वीसी जो है आपका कुछ वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर कुछ वैल्यू बता दी कि भाई वीएल वीसी बिल्कुल कैंसिल नहीं करें, तो ये इतनी वैल्यू वीएल माइनस वीसी है। तो आपने जो प्रभावी वोल्टेज निकाला वो क्या है, वो वीएल वीसी की ये जो
डायमेंशन और जो वी आर है इसके डायमेंशन के बीच में खींचा गया है। तो आपका जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर वो कैसे बन रहा है, वो ट्राइंगल कुछ इस तरह से बन रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो वैल्यू है ये वी आर की है, ये वैल्यू जो है वी एल वी सी की है। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका जो इफेक्टिव है ये वी है। तो अगर आप देखोगे तो वी स्क्वायर बराबर वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर, इस तरह का हम यहाँ पर फॉर्मूला निकाल पाएंगे। आप फार्मूला निकाल पाओगे, करंट को बाहर लोगे तो आपके पास वोल्टेज आ गया, करंट आ गया और अंडर रूट के अंदर ये सारे टर्म आ गए। ये अंडर रूट के अंदर के जो सारे टर्म हैं इस पूरे अंडर रूट की डायमेंशन क्या होगी, इसकी डायमेंशन जाहिर सी बात है वही होगी जो अपोजिशन की होगी, क्योंकि ये फैक्टर दिखा रहा है कि एल सी और आर ये तीनों कंपोनेंट मिल करके कितना अपोजिशन लगा रहे हैं, कितना रुकावट लगा रहे हैं। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, इस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द अपोजिशन टर्म बाय द रिएक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव कंपोनेंट, और इसको हम कहते हैं टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। ये पूरा इम्पिडेंस है, टोटल इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है। अगेन अगर हमें यहाँ से अब हम देख रहे हैं कि हमारा 90 डिग्री का नहीं मामला रह गया है, अब फाई एंगल के साथ हमारा एक सर्किट के अंदर एक फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर आप उस फेज डिफरेंस निकालना चाहते हो तो आपके पास वही फार्मूला है tan फाई। फार्मूला क्या हुआ होगा, यहाँ पर इस तरह से आपने ये वी एल ये आपका हो गया एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर और ये आ गया फाई। तो tan वैल्यू क्या हो गया एक्सएल बाई एक्सी बाई आर, तो ये आपने लिखा है एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर, tan फाई है तो फाई की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ से कॉस निकालोगे तो ये जेड होगा, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो आर बाई जेड, आर बाई जेड है और जेड की ये वैल्यू है। तो इस तरह से हमने ये जो पावर फैक्टर है ये भी यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पावर फैक्टर की वैल्यू जो आती है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ केस है, शुरू में तुमने मान लिया था कि भाई वी एल जो है वो वी सी से ज़्यादा है तो हमने अपना काम ले लिया, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तीन केस बनेंगे। वी एल के टर्म में कहो चाहे कहो एक्सएल मोर देन एक्सी है, तो तीन केस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, पहला केस हम ये मान सकते हैं कि एक्सएल एक्सी से बड़ा है, दूसरे में एक्सएल एक्सी से छोटा है, तीसरे में एक्सएल एक्सी के बराबर है। तो देखो जब इंडक्टेंस का प्रतिरोध यानी एक्सएल के प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो आपका एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव होगा। अब जरा tan की वैल्यू देखो, जो हमने tan निकाला है, तो अगर यहाँ पर एक्सएल माइनस एक्सी पॉजिटिव है तो फाई भी पॉजिटिव होगा, तो फाई पॉजिटिव होगा, और फाई अगर पॉजिटिव है तो सर्किट कैसा होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। क्यों ऐसा हो रहा है जरा समझेंगे इस बात को। इंडक्टिव क्यों नाम दे रहे हैं, हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह से है, जस्ट लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम कुछ इस तरह से है, ये हमारा करंट है, ये एल वाली दिशा है, ये सी वाली दिशा है, और ये हमारा वी है, ये हमारा v है, और ये एंगल है फाई। तो एंगल पॉजिटिव है मतलब इस कोऑर्डिनेट में है, यानी l का रोल होगा। अगर एंगल इधर आ गया तो कौन से कोऑर्डिनेट होगा, कैपेसिटर का, तो वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। और अगर फाई जीरो है इसका मतलब ना इंडक्टिव होगा ना कैपेसिटिव होगा, वो रजिस्टिव होगा। तो यहाँ पे वही दिखा है, अगर थीटा अगर फाई पॉजिटिव है तो सर्किट कैसा है, इंडक्टिव सर्किट, यानी सर्किट में इंडक्टर का जोर डोमिनेंस ज़्यादा होगा। अगर फाई निगेटिव है यानी एक्सएल माइनस एक्सी अगर निगेटिव है वो तब होगा जब एक्सएल एक्सी से छोटा होगा, तो वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। और अगर एक्सएल एक्सी के बराबर है तो ऐसी स्थिति में हमारा प्योर रजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। तो अब कंडीशन में रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम के हिसाब से हमने ये सब देखा है। अब फेजर डायग्राम के हिसाब से अगर हम बनाए तो आप देख रहे हो कैपेसिटिव सर्किट में क्या है, अगर एक्सएल बड़ा है या वीसी बड़ा है तो आपका एंगल निगेटिव डायरेक्शन में है, विच इज द कैपेसिटिव सर्किट कंडीशन। अगर एक्सएल एक्सी बराबर है वीएल वीसी एकदम बराबर एक दूसरे को, तो ये रजिस्टिव सर्किट का एग्जाम्पल है। अगर वीएल बड़ा है वीसी से तो ये पॉजिटिव है और ये इंडक्टिव सर्किट का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने तीन तरह की स्थितियां देखी हैं और ये तीन तरह की कंडीशन तीन सिचुएशंस को रिप्रेजेंट करती है। अब ये ठीक है, ये यहाँ पर अब हम इसके बाद ये एक तो एलसीआर सर्किट का एक जनरल सा डिस्कशन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है हमारे पास, यानी कि रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस सर्किट कंडीशन क्या होती है, और आरएलसी सर्किट में खास तौर पर ये महत्वपूर्ण होती है। तो अगले डिस्कशन में हम इसी टॉपिक को शुरू करेंगे कि रेजोनेंस सर्किट कंडीशन क्या होती है और कैसे उसको हम एनालिसिस उसकी कैसे कर सकते हैं। ये कंडीशन हम पैरेलल के लिए भी पढ़ सकते हैं और ये कंडीशन हम सीरीज के लिए भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं रेजोनेंस के बारे में।